हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विज्ञान। बच्चों, आज हम ग्रेड 11 की जो आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी चैप्टर नंबर 1 की जो सीरीज चल रही है उसमें ये थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसमें आप पहले दो वीडियो को पूरी कंप्लीटली आप देखें। वहाँ से एक आपका कंसेप्चुअल बेस आपका बनेगा और उसके बाद आप जो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 वीडियो है। तो यहाँ हम एनसीईआरटी में जो हमारा पेज नंबर 6 टू 8 है, उसको हम डिस्कस करेंगे, वहाँ जो टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहें। और आज आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ जो है हम पेज नंबर 6 टू 8 जो है हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी से। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेमोरी क्या है। देखो, मेमोरी क्या होती है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है वो एक तरीके से क्या है कि जब हम किसी चीज़ को हम रिकॉल करते हैं तो मेमोरी की हेल्प से जो है हमें वो चीज़ दोबारा याद आती है। जैसे अगर हमने किसी इन्फॉर्मेशन को अगर हमने स्टोर कर लिया कि हमारा नाम क्या है, ओके, हमारे फादर कौन है, हमारी मदर कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, इन विच कंट्री डू वी लिव, या कोई जो बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है, आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो, आप देखते ही पहचान जाते हो, राइट? तो ये चीज़ें क्या है कि आपके मेमोरी के अंदर वो चीज़ें स्टोर है और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आप रिकॉल कर लेते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी कुछ यही कंसेप्ट है कि किस तरीके से अगर डेटा जो है या प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है तो वो कौन-सी लोकेशन पे किया जा रहा है, राइट? तो उसको हम कहते हैं मेमोरी। ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी। कंप्यूटर को भी जो है मेमोरी की ज़रूरत होती है टू स्टोर द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर के जो बेसिक से फंडामेंटल हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट, ओके, प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट? ये तीन उसके बेसिक से प्रिंसिपल है। तो जब ये जो प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है, राइट? तो इसके लिए हमें कंप्यूटर में जो भी डेटा, राइट, या जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं, तो इस डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, वर्क करना है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, राइट? तो ये इस सब के लिए कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन और द प्राइमरी मेमोरी। जब भी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम मेन या प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो स्टोरेज डिवाइस होती है जहां डेटा को स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, एंड रिजल्ट्स आर स्टोर्ड परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने जो है एक फाइल बनाई जिस फाइल के अंदर आपने अपने फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन रखी है कि आपके फादर कौन है, आपकी मदर कौन है, उनका नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, राइट, उनके आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है। इस तरीके से आपने सारी चीज़ जो है कंप्यूटर के अंदर टाइप करके आपने एक फ़ाइल सेव कर ली। और जब आपको उस फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कुछ समय के बाद जो है आपको उस उन डेटा की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को ओपन करके और आप उस डेटा को आप देख सकते हैं। तो परमानेंटली जो है वहाँ डेटा स्टोर है आपका। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो मेमोरी, उसको मेमोरी की जो है रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, टू स्टोर द डेटा। ओके, तो दो टाइप की हमारी मेमोरी है, एक तो हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, एक हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, राइट? तो तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा इन्फोग्राफिक आपके सामने है, राइट? हेडिंग आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर मेमोरी आपके सामने। ओके, अब इसमें देखो, इन्फोग्राफिक में यही चीज आपको कितने इजीएस्ट वे में समझाई गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक है आपकी मेन और प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी, ओके, मैं लेट मी जूम इन दिस। whenever we talk about the memory, okay, we usually talk about this, right? The stored data, it stores data and instruction for active processing। यानी कि मेमोरी में क्या करती है, मेमोरी की जो भी डेटा हमारे हैं, इंस्ट्रक्शंस हमारे हैं, उसे स्टोर करती है फॉर एक्टिव प्रोसेसिंग, यानी कोई भी काम को करने के लिए। फास्ट बट वोलेटाइल। ओके, अब मेन मेमोरी क्या है आपकी, फास्ट होती है, राइट? मेमोरी जो है, मेन मेमोरी जो है वो आपकी फास्ट है, यानी बहुत ही फास्ट एक्ट करती है, काम करती है। बट ये एक वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब है कि जब तक पावर है तब तक वो मेमोरी आपकी एक्टिव है। जैसे ही पावर कंप्यूटर सिस्टम को नहीं मिल रहा है, राइट, तो वो डीएक्टिवेटेड है एक तरीके से। ओके, यानी कि पावर लॉस होते ही वो मेमोरी काम करना बंद कर देती है, उसका जो कंटेंट है वो एक तरीके से इरेज हो जाता है, राइट? एग्जाम्पल, तो इसका एक एग्जाम्पल बेसिक सा है रैम। तो यहाँ से आप जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसका एक आप एग्जांपल लर्न कर सकते हैं। यू कैन रैंडम एक्सेस, ओके, मेमोरी, ये इसका एक एग्जांपल है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, आप एक पिक्चर आपको दिखाई गई है सीपीयू की। ओके, तो यूज्ड बाय सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग
एंड ओवरऑल अ सिस्टम नीड्स बोथ टाइप्स, यानी कि एक सिस्टम को मेन मेमोरी की भी जरूरत होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी की भी जरूरत होती है। हम किसी सिर्फ हम एक मेमोरी पे हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ओके, नाउ अब आप देख पा रहे हैं कि इन्फोग्राफिक में एक बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू समझाया गया है, जिस तरीके से आपको सीपीयू दिख रहा है, राइट। यहाँ पर जो है आपके डेटा जो है स्टोर है, राइट, बिट्स के फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में जो आप देख पा रहे हैं, और डेटा फ्लो फॉर प्रोसेसिंग। अब इसके बीच में क्या होता है, डेटा फ्लो होता है, राइट, कि मेमोरीज के साथ आप डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीवल एंड और स्टोरिंग दोनों प्रोसेस जो है वो आपकी चलती है। ओके, और नेक्स्ट जो है, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी, इसमें क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स परमानेंटली। अगर आप परमानेंट स्टोरेज की बात करें, सो हियर द रोल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कम्स इनटू प्ले। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका रोल यही है कि जो भी प्रोग्राम को, आउटपुट को अगर आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर रिट्रीवल, अगर भविष्य में देखने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, तो आपको जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो नेचर होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा, यानी कि अगर कंटेंट पावर लॉस भी हो रहा है, ठीक है, पावर अगर उसे नहीं मिल रहा है, तो भी जो प्रोग्राम या जो डेटा आपने एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में आपने सेव कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में, वो परमानेंट स्टोर हो गया, जिसको कि आप बाद में देख सकते हैं। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी ड्राइव और एसएसडी ड्राइव। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? नाउ अब आप देख सकते हैं कि आर्काइव फाइल्स मूव फ्रॉम वन स्टोर टू बी स्टोर्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। यानी कि जो आपकी यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के, अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि मुझे लॉन्ग टर्म स्टोरेज की जरूरत है, राइट, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा, तो हम किसकी बात करेंगे, हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे कि ये चीज सेकेंडरी मेमोरी से ही फुलफिल हो सकती है, राइट। ये प्राइमरी मेमोरी से नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होती है। एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज देयर, सो द डेटा इज देयर। ओके, व्हेन द पावर सप्लाई गेट्स इंटरप्ट और लॉस्ट, सो द डेटा इज इरेज्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के लिए। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर। कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में जो है डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। बाइनरी नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, तो बाइनरी डिजिट्स हमारी 0 और 1, राइट। बेसिकली जो बाइनरी डिजिट्स है, जिसको हम कलेक्टिवली हम बिट्स भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा 0 और 1 पे काम करता है, राइट। बाइनरी डिजिट्स जो है ये 0 और 1 होती है, तो यही हमारी जो है बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी है। ये सबसे बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कही जाती है, राइट। बिट्स आर ग्रुप टुगेदर। अब उन्हीं बिट्स को ग्रुप करके जो है हमारे क्या बनते हैं, वर्ड्स। दीज दे फॉर्म वर्ड्स। ए 4 बिट वर्ड, जब वो वर्ड 4 बिट का हो जाता है, ओके, जब एक वर्ड 4 बिट का हो जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, निबल। इट इज कॉल्ड निबल, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 1001, ये यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। 1010, 0010, तो ये आपके क्या हो गए, निबल के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, क्योंकि इसमें आपके 4 बीट है, राइट, 1 2 3 4 4। ए टू निबल वर्ड, जब कोई टू निबल का वर्ड है, यानी कि 4 + 4, टू निबल का मतलब क्या हो गया कि 4 + 4। ओके, यानी कि टू निबल वर्ड, तो जिसमें टोटल 8 बीट्स हो जाए, तो 8 बिट्स होने पर वो हमारी क्या बन जाएगी, बाइट। ओके, इट इट इज कॉल्ड बाइट। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये 8 बिट का एक वर्ड है, राइट। ये भी 8 बिट का वर्ड है और ये भी 8 बिट का वर्ड है। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस में, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये किस तरीके से 01000100 जो है ये लिखे जाते हैं, इसको हम लेटर पार्ट है ये डिस्कशन का, जो कि हम जब चैप्टर में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम ये चीजें सीखेंगे। अभी आपको समझना है कि बाइनरी से शुरुआत हुई है, बीट से शुरुआत हुई है, 0 और 1। उसके बाद वो वर्ड्स बनाते हैं, तो 4 बीट अगर मिल जाती है तो एक आपकी निबल बनती है, राइट। फिर 2 निबल मिलती है, यानी कि 8 बीट मिलते हैं तो आपका बाइट बन जाता है, इस तरीके से। फिर बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट्स। अब यही यहाँ से फिर शुरू होते हैं बिगर चंक्स, यानी कि अब यूनिट्स जो है आपकी बढ़ती जाएंगी। जिस तरह आपने मेट्रिक सिस्टम में आपने देखा है कि मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, राइट, किलोमीटर है, हेक्टामीटर है, ऐसे आपकी जो यूनिट्स है वो आपकी बढ़ती हैं, तो इस यहाँ भी जो है यूनिट्स आपकी बढ़ती जाएंगी। ओके, तो इस तरीके का कुछ मेजरमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है पेज नंबर 6 पर। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी यूनिट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ जो है किलो बाइट से हम लेते हैं। जैसे हमने लास्ट हमने बाइट्स पढ़ा, अब उसके बाद जो है आपकी किलो बाइट आ जाएगी, केबी से हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, मेगा बाइट आ जाएगी जिसे हम एमबी कहेंगे, जीगा बाइट आ जाएगी जिसे हम जीबी कहेंगे, टेरा बाइट है, पेटा बाइट है, ठीक है, एक्सा बाइट है,
जेटा बाइट है और योटा बाइट है। यानी कि जो इसमें यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमारी केबी से शुरुआत हो रही है और हमारी वाईबी पे एंड हो रही है, जो कि सबसे बड़ी यूनिट मानी जाएगी। ओके, अब हम लेते हैं इसके चार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक अगर केबी है, तो एक केबी के अंदर जो है वहाँ 1024 बाइट्स मिलेंगे। 1024 बाइट्स मिलकर जो है एक केबी फॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हम एक एमबी की बात करेंगे, राइट, तो जब ये जो केबी है ये 1024 हो जाएंगे, राइट, इसकी साइज, तब वो एक एमबी बनाएगा। इसी तरीके से एक जीबी जो है वो 1024 एमबी के बराबर होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूनिट को जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में रेडी किया गया है। तो 1 टीबी की जब हम बात करेंगे, राइट, तो टीबी जो है वो जीबी, कितने जीबी के बराबर होगा, राइट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो 1024 जीबी के बराबर होगा। तो इस चार्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ तो जो नंबर है वो फिक्स है आपका 1024। ओके, आपको ये याद करना है कि किस ऑर्डर में जो है यूनिट फ्लो हो रही है। ओके, तो जैसे केबी जो है, केबी 1024 केबी मिलकर जो है वो आपका बनाएगा एमबी। ओके, ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। फिर 1024 एमबी मिलकर जो है वो आपके बना देंगे जीबी, राइट। फिर 1024 जीबी मिलकर आपका बन जाएगा टीबी। और इसी तरीके से जो पीबी है, ठीक है, ईबी है, जेडबी है, वाईबी है, राइट, ये आपकी यूनिट्स जो है बनती जाएंगी। ओके, तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि आपको सभी के आपको नाम याद रखने हैं, ऑर्डर आपको याद रखना है, किस ऑर्डर में डेटा जो यूनिट्स है उसका ऑर्डर क्या है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट, इस तरीके से आपको योटाबाइट तक याद रखना है। और ये चार्ट आपको याद रखना है इसलिए ताकि यहाँ से ऑर्डर अगर हमसे पूछ ले तो हम उस ऑर्डर को हम करेक्टली हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। अब देखो एक इंफोग्राफिक में इस चीज को समझ लेते हैं। इसी चीज को जो हमने अभी समझा, इसमें देखो किलोबाइट जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, ठीक है, फिर जीबी है, राइट, टेराबाइट है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसके साथ पिक्चर दिखाई गई है, जैसे कोई सिंपली एक टेक्स्ट फाइल है तो ये केबी में भी बन सकती है, राइट। जैसे कि अगर हमने कोई वर्ड एप्लीकेशन के अंदर हमने कुछ डेटा लिखा या कुछ डेटा हमने टाइप किया तो वो केबी में फाइल बन सकती है, राइट। फिर एमबी में जो है, एमबी में बनेगी जब बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल हो जाएगी, जैसे कोई बुक हमने रेडी करी है, बुक टाइप करी है, तो वो एमबी में वो डेटा स्टोर होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं और अगर उस डेटा का अमाउंट बढ़ गया तो वो जीबी में, जैसे कि कोई म्यूजिक फाइल है, कोई मूवी फाइल है, राइट, तो वो जीबी में होगी। फिर हम अगर और आगे बढ़े तो वो टेराबाइट में होगी, यानी और एक्स्ट्रा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो टीबी में स्टोर होगा। तो आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो टीबी में भी आती है, लैपटॉप में जो मेमोरी है वो आप टीबी में भी देखते हो आजकल। पेटाबाइट उससे भी बड़ा हो गया, राइट, एक्साबाइट उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया, जेटाबाइट उससे बड़ा हो गया, तो योटाबाइट जो है वो उससे भी बड़ा हो गया। यानी कि जो यूनिट है वो और बड़ी, यानी जितना लार्ज डेटा उतनी बड़ी यूनिट जो है डेटा के मेजरमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ट जो है आपको यहाँ पर दोबारा डिस्प्ले कर दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, और वैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी होती है उसके कौन कौन से टाइप है। ह्यूमन बींग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम। अब देखो बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी चीजों को याद रखते हैं और रिकॉल करते हैं फ्रॉम द मेमोरी टू मेक अ डिसीजन। ओके, हाउएवर वी डू नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कंप्लीटली। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं भी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उस या जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो उसका हम नोट बना लेते हैं, उसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है, राइट। यूजिंग अदर मीडिया, तो हम कहाँ नोट करते हैं, जैसे हम नोटबुक में हमने नोट कर लिया, कहीं मैनुअली हमने लिख लिया, किसी जर्नल में हमने लिख लिया, कोई डॉक्यूमेंट हमने बना लिया, कोई फाइल हमने बना ली। इसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करता है कि दो टाइप की मेमोरी अपने लिए यूज करता है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज इसेंशियल। ओके, प्राइमरी मेमोरी जो है ना, इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी एक बहुत ही अति आवश्यक जो है कंपोनेंट है कंप्यूटर मेमोरी के लिए, जहां क्या होता है कि जो प्रोग्राम और जो डेटा है, ओके, दीज आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। यानी कि जब आप कंप्यूटर प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले जो प्रोग्राम और डेटा है वो लोड होते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में। और सीपीयू जो है इट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, और सीपीयू का इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली किसके साथ होता है, प्राइमरी मेमोरी के साथ, टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। ओके, सो रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी।
ओके, तो ये हमारा है, राइट। अब हम देखते हैं रैम और रोम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। रैम इज वॉलेटाइल एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर। रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कह रहे हैं, इट इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड, जैसे कंप्यूटर को जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई मिल रही है, तब तक ये काम कर रहा है। ओके, इट रिटेन्स द डेटा, तब तक ही डेटा इसके अंदर स्टोर है। जैसे ही एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, जैसे ही पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ऑल द कंटेंट्स ऑफ द रैम, तो जो भी रैम के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर था, इट गेट्स वाइप्ड आउट, यानी वो कंटेंट जो है वो वाइप आउट हो जाता है, वहां से इरेज हो जाता है एक तरीके से। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। तो जो चीज पावर सप्लाई जब तक मिली तब तक स्टोर थी, पावर सप्लाई खत्म तो उसका डेटा जो है वो वाइप्ड आउट हो गया। तो इसीलिए ये जो मेमोरी है वो टेम्परेरी काम करती है। ओके, जब कंप्यूटर काम कर रहा है तो ये टेम्परली उसको हेल्प कर रही है। व्हेनेवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट किया जा रहा है, किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया जा रहा है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम है, जो डेटा है, वो रैम के अंदर आ रहा है फॉर प्रोसेसिंग। सो रैम इज यूजुअली रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी एंड इट इज फास्टर देन सेकेंडरी। रैम जो है ना, वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी से जो है फास्ट काम करती है। ओके, तो जब भी आप कोई कंप्यूटर कोई लैपटॉप आप परचेज करते हैं तो आप उसमें रैम का भी जो है, या आप मोबाइल में भी देखते हैं, आप उसमें रैम देखते हैं कि उसमें कितनी जीबी की जो है रैम काम कर रही है। जितनी ज्यादा जीबी की रैम होगी उतना ही ज्यादा आपका जो है वो फास्टर प्रोसेसिंग वो डिवाइस करेगा। ऑन द अदर हैंड रोम इज नॉन वोलेटाइल, ओके, विच मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब रीड ओनली मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इसमें क्या है, इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। पावर को अगर बंद कर दिया जाए तो भी इसका जो कंटेंट है वो वाइप आउट नहीं होता है। इट इज यूज्ड एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज्ड। जो कंटेंट आपको परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करना है, ठीक है, उसके लिए हम रोम का यूज करते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब इसमें देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम, द बूट लोडर। जैसे कंप्यूटर को, लैपटॉप को आप स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में, ठीक है। इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी एंड सो इट इज स्टोर्ड इन द रोम। तो अगर आपसे पूछे कि जो बूट लोडर है, यानी जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, राइट, तो वहां जो प्रोग्राम आ रहा है वो कहाँ स्टोर है, क्योंकि रैम तो उस टाइम एक्टिव है ही नहीं, काम नहीं कर रही है, ठीक है। आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो कहाँ से जो है प्रोग्राम लोड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा रोम में स्टोर होता है। ओके, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, सपोज देयर इज अ कंप्यूटर विथ रैम। अब मान लीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें कि रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बट नो सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर कोई सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी नहीं है। तो क्या हम उस कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसको हम डिस्कस करते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ओके, ये मैंने आंसर आपके लिए यहाँ मैंने फ्रेम कर दिया है, ठीक है। आपको, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। द शॉर्ट आंसर इज नो, यू कैन नॉट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे दैट हैज रैम, जिसके अंदर रैम है बट कोई सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिशनल आंसर यही है कि सिर्फ रैम के बेस पर आप जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज अ विजुअल कंपैरिजन, ओके, रैम एंड रोम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वॉलेटाइल है रैम जो है, रैम इज वॉलेटाइल एंड दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। ओके, इट इज वॉलेटाइल मींस जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक ये काम एक्टिव रहेगा, काम करेगा। इट इज नॉन वॉलेटाइल यानी कि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी ये एक्टिवली वर्क कर सकता है। टेम्पररी वर्क स्पेस, ओके, तो यहाँ एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज टर्न ऑन, वहां ये एक टेम्पररी वर्क स्पेस की तरह काम कर रहा है। ओके, जो कि करेंटली ओपन फाइल्स होती है हमारी, ठीक है। हमने किसी हम क्रोम में हम कुछ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, या कोई म्यूजिक फाइल हम प्ले कर रहे हैं, तो जब तक वो फाइल करेंटली ओपन है वो सभी रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू एक्सेस होती रहेंगी। ओके, फिर रीड एंड राइट, डेटा कैन बी क्विकली रीड एंड रिटन टू। किसी भी हम फाइल में हम डेटा को हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है, हम वहां से रीड कर सकते हैं। और रोम की बात करें तो ये टेम्परेरी नहीं है, ये एक परमानेंट स्टोरेज है। Stores essential startup instructions like BIOS, okay,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके, फर्मवेयर। और रीड ओनली क्यों कह रहे हैं? डेटा इज प्री प्रोग्राम्ड एंड कैन नॉट बी इरेज्ड, इजिली इरेज्ड। ओके, यहाँ से आप डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं, ये रीड ओनली फॉर्मेट में रहता है। ओके, तो इसलिए इसको रीड ओनली फॉर्मेट जो है, हम रीड ओनली फॉर्मेट के वे में रहता है। आप इसको जो है इरेज नहीं कर सकते, इसके डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। फिर हम आते हैं कैश मेमोरी के बारे में। द रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। अब रैम की बात करें तो रैम जो है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट ये काम नहीं करता है। सो बिकॉज ऑफ रैम अ सीपीयू मे हैव टू स्लो डाउन, so to speed up the operation of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as cache। अब क्या है कि यहाँ सिनेरियो को आप समझे कि जो हमारा CPU है और जो हमारी रैम है, राइट। अब और एक हमने बताई सेकेंडरी मेमोरी की बात करी, राइट। तो रैम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से तो फास्टर काम कर रहा है, लेकिन रैम जो है वो सीपीयू से फास्ट काम नहीं कर रहा है, राइट। अब सीपीयू को कई बार क्या होता है, रैम की वजह से अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, ठीक है, मैच करने के लिए। तो सीपीयू की परफॉर्मेंस डाउन ना जाए इसके लिए इनके बीच में, ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच में एक और मेमोरी काम करती है जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। ओके, तो कैश मेमोरी क्या है? ए हाई स्पीड मेमोरी दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो आप इसका एक सिंपल सा वन लाइन आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज कैश। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें उन जगह की, इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डेटा from the frequently accessed primary memory locations, thus reducing the average time required to access data। यानी कि प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा बार बार रेगुलरली एक्सेस किए जाते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंट लोकेशंस है उनको स्टोर करके रखना, कि जिस चीजों की अक्सर जरूरत पड़ रही है, ताकि उस चीज को हम रैम से हम लेकर आए तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कैश मेमोरी काम करती है ताकि वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड जो लोकेशंस है उसको वो स्टोर करके रख सके। सो व्हेन द सीपीयू नीड्स सम डेटा, इट फर्स्ट एग्जामिन्स। तो जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिएगा तो सबसे पहले वो कैश से पूछेगा, कैश मेमोरी से, राइट। अगर कैश मेमोरी में वो डेटा अवेलेबल है, उसकी लोकेशन है, तो ये कैश से ही रीड कर लेगा। अदरवाइज कैश के अंदर अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर वो रैम से जो है इट विल आस्क फ्रॉम रैम टू रिट्रीव द डेटा। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो हमने पढ़ा था कि एक जो डिसएडवांटेज क्या है प्राइमरी मेमोरी के पास, कि इसकी एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके, फिर ये वोलेटाइल भी होती है, राइट, और रीड ओनली फॉर्मेट में होती है। सो अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक और मेमोरी की जरूरत है जिसमें क्या हो, परमानेंटली स्टोर द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज, जहां की परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखा जा सके फॉर फ्यूचर यूज। सो द सेकेंडरी मेमोरी, तो इसका नेचर क्या होगा, ये नॉन वॉलेटाइल हो जाएगी, यानी पावर सप्लाई नहीं है, और उसके बाद पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी जो डेटा है उसमें स्टोर रहेगा। एंड इट हैज अ लार्जर स्टोरेज स्पेस, यानी कि एक और प्रॉब्लम थी कि जो स्टोरेज स्पेस हमें चाहिए वो ज्यादा चाहिए, अगर डेटा हमारे पास ज्यादा है तो उसके लिए हमें लार्जर स्टोरेज स्पेस चाहिए, तो वो हमें मिलेगा, ठीक है। फिर इट इज स्लोअर एंड चीपर देन मेन मेमोरी। अब इसकी एक और क्या चीज है कि ये मेन मेमोरी से तो स्लो काम करेगी और ये चीपर भी होगी उससे, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। ये सीपीयू जो है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या मेमोरी में जो कंटेंट स्टोर है, इट नीड्स टू बी फर्स्ट बॉट इनटू द मेन मेमोरी। वो वहां से पहले, सेकेंडरी से पहले वो मेन मेमोरी में आएगा, फिर मेन मेमोरी से सीपीयू से एक्सेस करेगा, राइट। क्या कहा मैंने? सेकेंडरी से वो मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से सीपीयू से एक्सेस करेगा। क्लियर? चलिए, फिर से एक इन्फोग्राफिक आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रीजिंग द स्पीडिंग गैप। अब कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी का एक बार दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। द मेमोरी हायरार्की, अब इसमें देखो क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सीपीयू है। अब इसके और इसके बीच में ना स्पीड मिसमैच है, यानी ये ज्यादा स्पीडली काम करता है, राइट, ये ज्यादा स्पीडली काम करता है, और ये इसके कंपैरिजन में स्पीड इसकी कम है। प्राइमरी मेमोरी रैम की जो स्पीड है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है ये प्रोसेसर की जितनी नहीं है, तो स्पीड मिसमैच होगी। जैसे मान लीजिए कि
कि दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब दो लोग दौड़ रहे हैं, तो दो लोगों में जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा फास्ट आगे निकल जाएगा, राइट। लेकिन क्या है कि दोनों को फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, तो एक ही साथ पहुंचना है। तो अब क्या है कि जो फास्ट दौड़ रहा है उसको स्पीड अपनी स्लो करनी पड़ेगी, जो स्लो दौड़ रहा है उसके उसकी जितनी स्पीड उसको करनी पड़ेगी, ताकि दोनों एक साथ दौड़कर और फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाए। ओके, तो ये चीज होती है प्रोसेसर और रैम के बीच में कि इसको स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैश मेमोरी का रोल आता है। कैश मेमोरी क्या करती है, ये क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सीपीयू जो है, सीपीयू जो है वो सबसे पहले कैश को एग्जामिन करेगा कि क्या कैश मेमोरी के पास जो मुझे जो डेटा चाहिए, जो फ्रीक्वेंटली यूजेस डेटा है, ठीक है, वो मैं रैम से ना लूं। यानी कि अगर मुझे कैश मेमोरी के पास वो चीज मुझे मिल जाए तो मुझे रैम से मांगने की जरूरत नहीं है। तो कैश मेमोरी क्या करेगा, इट स्टोर द कॉपी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, यानी जो फ्रीक्वेंटली यूजेस जो डेटा है उसकी एक कॉपी बनाकर अपने पास रखता है, राइट, जो अक्सर जरूरत पड़ेगी। तो सीपीयू को अगर वो चीज चाहिए तो सीपीयू क्या करेगा, कैश मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस कर लेगा। तो इसे क्या है, इसे रैम के पास जाने की या रैम से डेटा रिट्रीव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, तो ये क्विकली जो है कैश मेमोरी से अपने डेटा को एक्सेस कर लेता है। ओके, अगर कैश के पास वो चीज अवेलेबल नहीं है, अच्छा, कैश मेमोरी का और क्या बेनिफिट है कि जो एक्सेस टाइम है, डेटा का जो एक्सेस टाइम है उसको ये कम कर देता है, यानी कि टाइम को घटा देता है, राइट। आप फास्टर आप डेटा रिट्रीवल कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोसेसर है वो फास्टर रिट्रीवल कर सकता है। लेकिन अगर कैश के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर सीपीयू को वो डेटा रैम से ही एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ आपके एनसीईआरटी में आपकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, राइट। तो यहाँ हम देख लेते हैं फिगर नंबर 1.7 में कि जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं उनकी कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीडी डीवीडी, ओके, कंपैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है ये, ठीक है। फिर मेमोरी कार्ड है, राइट। तो इस तरीके से 1.7 फिगर में यहाँ पर आपके कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं। पेन ड्राइव आपने देखा होगा, हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर एचडीडी है, ठीक है। सीडी डीवीडी जो कि आजकल ऑलमोस्ट इसका यूज नहीं होता है, मेमोरी कार्ड है, राइट, टेप ड्राइव है, और एसएसडी, राइट। आजकल एसएसडी की बहुत ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट है या जो डिमांड आ रही है वो एसडीडी की है, जो फास्टर डेटा को रिट्रीव करती है कंपेयर टू एचडीडी। ओके, सो हाउएवर दीस डेट दीस देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एसएसडी। ओके, आजकल क्या है, एसएसडी को ज्यादा यूज कर रहा है, जो क्या काम करता है, इट सपोर्ट्स वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर। इसका काम जो है डेटा ट्रांसफर का, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एचडीडी। अगर एचडीडी के कंपेयर में हम एचडीडी की बात करें, अगर एचडीडी के कंपेयर में हम एचडीडी की बात करें, तो ये जो है ये फास्टर डेटा ट्रांसफर करता है। ओके, it also data transfer between computer have become easier and simple due to the availability of the small size। अब जो आजकल फ्लैश ड्राइव है या जो पेन ड्राइव है, इससे भी हम क्या करते हैं, हम डेटा को हम डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आपकी कोई फाइल है, राइट, चाहे एक्सेल फाइल है, चाहे कोई म्यूजिक फाइल है, चाहे कोई मूवी फाइल है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसे पेन ड्राइव की मदद से आप उसे स्टोर कर लेते हैं और किसी भी दूसरे कंप्यूटर में जाकर या मोबाइल में जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। तो इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो डेटा ट्रांसफर जो है ना वो सीपीयू और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसके बीच में भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट। नाउ डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स। अब ये जो डेटा ट्रांसफर है ये कैसे हो रहे हैं, फिजिकल वायर, और इन वायर को हम क्या कह रहे हैं, बस। ओके, दीज आर कॉल्ड बस। फॉर एग्जांपल, अ बस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द यूएसबी पोर्ट एंड द हार्ड डिस्क, और बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड द मेमोरी। तो जो डेटा ट्रांसफर का जो पाथ है वो बस के द्वारा हो रहा है। ओके, सो दीज आर द फिजिकल वायर्स। ओके, देन अब आप यहाँ पे देखते हैं इन्फोग्राफिक की मदद से कि आपका जो है डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है। जैसे देखो ये सीपीयू है, ये प्राइमरी मेमोरी आपको दिखाई गई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये सिस्टम बस है, राइट। और आप देख सकते हैं कि डेटा इंस्ट्रक्शन और एड्रेस जो है ये टू वे ट्रांसफर है। ओके, इस तरीके से बोथ वे बाई डायरेक्शनल ये काम कर रहा है। ओके, देन फिर डेटा बस में आते हैं, सिस्टम बस। यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो है वो किस तरीके से डेटा एक्सचेंज हो रहा है या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट। यहाँ पर ये सेकेंडरी मेमोरी आपको दिखाई गई है, एचडीडी है, एचडीडी है, राइट।
जिसमें कि प्रोग्राम्स और डेटा जो एप्लीकेशन है वो हमारे परमानेंटली स्टोर रहते हैं। अदर डेटा ट्रांसफर जो है वो क्या क्या है, जैसे कि यूएसबी पोर्ट के द्वारा जो है हम पेन ड्राइव लगाकर हम यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क और प्राइमरी मेमोरी मूविंग डेटा फ्रॉम एचडीडी टू रैम फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये सारे के सारे जो है डेटा ट्रांसफर का एक लॉजिक है कि किस तरीके से ये काम करता है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इज ऑफ थ्री टाइप्स। बस जो है ना, जो हमने पढ़ा अभी कि वो तीन टाइप के हैं। तो एक है डेटा बस। अब आप इसको ना टर्म के हिसाब से समझेंगे। डेटा बस, इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा। देखो इसके नाम में ही क्लियर है, डेटा बस, जिसको डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके। एड्रेस बस क्या करेगी? टू ट्रांसफर द एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। यानी एड्रेस लोकेशंस की ट्रांसफर होगी कि किस एड्रेस पर कौन सा जो है डेटा है। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। यानी एड्रेस बस में उसका लोकेशन, मेमोरी लोकेशन बताई जाएगी जो सीपीयू को जरूरत है। और तीसरा क्या है? कंट्रोल बस, टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस जो है टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स, इसका काम है कम्युनिकेट करना कंट्रोल सिग्नल्स को, ओके, बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखो कंट्रोल बस से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो सिग्नल्स, जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स है उसको जो है मैनेज करना, ओके, कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में। सो ये तीनों जो बसें हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और जो कंट्रोल बस है, ऑल ऑल दीज थ्री बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। ओके, इनको हम सिस्टम बस कहते हैं, जो आपकी फिगर में एनसीईआरटी में फिगर 1.8 में शो किया गया है। अब आप देखते हैं, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एज द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, ओके, एज द सीपीयू डायरेक्टली interacts with the main memory, CPU का interaction main memory के साथ है। So any data entered from the input device or the data to be accessed from the hard disk needs to be placed in the main memory. Okay, जब भी हम input device से कोई data दे रहे हैं, right, या जो hard disk से data fetch कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो main memory में आता है, ताकि मेन मेमोरी में आने के बाद जो आगे की प्रोसेसिंग का वर्क है वो स्टार्ट हो सके। द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी यूजिंग बस। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में फिर वो बस के थ्रू जो है ट्रांसफर किया जाता है। CPU placed on the address bus. CPU places on the address bus the address of the main memory location from which it wants to read. अब डेटा को कहां से रीड करना है वो एड्रेस बस का काम है। While executing the instruction, CPU specifies read और write control signal. अब डेटा को सिर्फ रीड करना है, डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, राइट करने हैं, तो वो काम कंट्रोल बस का है। ठीक है, तो तीनों बस के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि थ्री टाइप के जो बसेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। डेटा बस कैसे काम करता है, एड्रेस बस कैसे काम करता है और कंट्रोल बस कैसे काम करता है, राइट। As the CPU may require to read data from the main memory or write data to the main memory, a data bus is bidirectional। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बस डायरेक्शंस के पिक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि आपको दोनों तरफ से रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो आपके होंगे। बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बसेस आर यूनिडायरेक्शनल। ओके, यानी कि जो आपका डेटा डेटा जो है, ठीक है, डेटा बस जो है वो आपका क्या है, बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा हम रीड भी कर सकते हैं, हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एड्रेस बस है या जो कंट्रोल बस है, राइट, वो यूनी डायरेक्शनल है, वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। सो टू राइट डेटा इनटू मेमोरी, अगर आपको कोई डेटा मेमोरी के अंदर लिखना है, राइट है, द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस। तो इसलिए उस डेटा को डेटा बस में रखा जाता है क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल है, विच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस। अब उस डेटा को किस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर राइट करना है, वो एड्रेस बस उसकी लोकेशन बताएगी, ठीक है। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन में क्या होता है, सीपीयू स्पेसिफाई द एड्रेस एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। अब सीपीयू ने एड्रेस जो है बताया, डेटा को डेटा बस पे प्लेस किया गया, ठीक है, और कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर, वहां से फिर वो डेटा को सिर्फ रीड करने का काम है, राइट। तो रीड करने के लिए डेटा को एक्सेस करने की जरूरत है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर है, ओके। तो यहां से क्या है, द मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस। अब मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, वो फ्लो ऑफ डेटा जो है उसको मैनेज करता है इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी, यानी किस किस लोकेशन से डेटा को रीड करना है, वो करेक्ट डेटा जो है हमें मिले। यानी जहां हमने फाइल को स्टोर किया था, अगर हमने डी ड्राइव में स्टोर किया है, एफ ड्राइव में स्टोर किया है, तो किस पर्टिकुलर डेटा को हमें जहां चाहिए वहीं से हम स्टोर जो किया हुआ डेटा है वो हमें मिले, राइट, करेक्ट डेटा, हमें करेक्ट डेटा जो है वो रिट्रीव हो जाए। तो इस
चैप्टर में आज के जो वीडियो में था, वो हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर अलग-अलग मेमोरी काम करती है, ठीक है? रैम क्या है, रोम क्या है, वोलेटाइल कौन है, नॉन वोलेटाइल कौन है, डेटा ऑफ यूनिट्स क्या है, मेज़रमेंट करने की केबी, ठीक है, एमबी, जीबी, इसका ऑर्डर क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें, राइट? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ आप अच्छे से पहले इस वीडियो को देखें, आपके अपने कांसेप्ट को क्लियर करें और हो सके तो आप जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, वहाँ तक आप इसे शेयर करके ज़रूर पहुँचाएँ और आई होप कि आज के वीडियो में आपको पूरी वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में जहाँ हम और फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि जो इस वीडियो को रेडी करने में जो मेहनत लगती है, ठीक है? उस मेहनत का फल सबको मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज का एक्सपेंशन हो और बच्चों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, यही जो है मैं उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ टिल देयर कीप रीडिंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।